सो दोस्तों इस तो पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਠੀਕ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂਲਮਸ ਲਾ इन मैं स्केलर फॉर्म च ही कर रहा गल मैं देखो एफ के उपर ना तो वैक्टर का कोई साइन पा रहा ना ही मैं कोई नाल इहदे डायरैक्शन मैंशन कर रहा कि फोर्स किहड़ी डायरैक्शन च लग रहा है इसलिए अगे जाके मैं तुहानूं कराऊंगा कूलम्स ला इन वैक्टर फॉर्म पर इस टाइम जिहड़ी मैं गल कर रहा ये सिर्फ स्केलर फॉर्म च गल कर रहे हैं तो इस मैं फोर्स के कल्ले मैगनीट्यूड विच इंटरस्ट लै रहा कि फोर्स कितना लगेगा ठीक हुण आप पॉइंट चार्जिस ने दो Q1 ते Q2 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ गल समझण दी एब्सोल्यूट ते रिलेटिव च की फर्क हुंदा देखो एब्सोल्यूट किसी ऑब्जेक्ट दी या किसी मटीरियल दी किसी चीज़ दी वो प्रॉपर्टी नूं आपां कह सकते हैं जिहदा उहदे आस पास दे होर चीज़ां नाल कंपैरिजन या फिर आस पास दी चीज़ां दे रैफरेंस विच कुछ नहीं दस्सिया जा रहा ये निरोल रूप च उहदी प्रॉपर्टी है बस ठीक एब्सोल्यूट इहनूं पंजाबी च आपां कहने निरपेख मतलब इहदा किसी दे नाल कोई लिंक नहीं इहदी अपनी खुद की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव मोस्टली होंदा भी किसी के कंपैरिजन इत्थे जिहड़ा आपां रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि डेफिनेशन मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च लिखाई सी उम्मीद करदा तुसीं पढ़ी होनी है सो वो डेफिनेशन भी की सी देखो रिलेटिव परमिटिविटी जिहड़ी कि एब्सोल्यूट नहीं होंदी रिलेटिव ये एक होर गल ये भी मीडियम की होंदी किसी रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की ही प्रॉपर्टी है जिवें पानी दी प्लास्टिक दी लकड़ या थर्मोकोल या किसी होर तरह का बहुत सारा कोई भी मटीरियल तुसीं भर दो दे विच जिहड़ा कंडक्टर ना होवे इसीलिए आपां डाईइलैक्ट्रिक वैसे भी वर्ड यूज़ करते डाईइलैक्ट्रिक्स की हुंदे ने वो मटीरियल हुंदे ने जिहड़े कंडक्टर नहीं हैगे सो उस तो इलावा आप बाकी सारी चीज़ों की कह दिंदे डाईइलैक्ट्रिक्स कह दिंदे सो कहने का मतलब यह है कि जे दो चार्ज इस तरह इत्थे पए ने आर डिस्टेंस के उपर हवा दे विच ने ठीक तो तुसीं ये दोनों चार्जिस नूं बिना इन्हां दा डिस्टेंस बिना बदले इस तरह ही दोनों चार्जिस नूं तुसीं मान लो पानी च लै गए इस तरह पानी च डुबोता तुसीं हुण पानी विच जांदे ही की इन्हां दे विच लगण वाला जिहड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ उहदे च फर्क आएगा हाँ जी आएगा ठीक वो फोर्स जिहड़ा आ वो पहलां वाले फोर्स नालों अलग होएगा ते उहदा कारण की है उहदा कारण है यही एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्योंकि इत्थे तुसीं एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा दी या फ्री स्पेस दी इत्थे यूज़ कर रहे सी इस कॉन्स्टेंट दे विच पर जदों तुसीं इहनूं पानी च लै जाओगे यही दोनों चार्ज इन्ने डिस्टेंस ते तां जिहड़ा फोर्स है उहदे च फर्क आ जाएगा वो जिहड़ा फोर्स है ऐ करदे आ जिहड़ा फोर्स एयर या फ्री स्पेस है इहनूं आपां F0 नाल रिप्रजेंट कर दिंदे आ ठीक ते जदों पानी च लैके गए तां FW कह दिंदा मैं ये फोर्स की होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन W ठीक इत्थे मैं W कह देना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर क्योंकि जोड़े चार्ज भी उन्ने ने वही सेम ने तो उन्होंने डिस्टेंस भी उन्ने रखा मैं ये है फोर्स बिटवीन दोज टू चार्जिज वैन दे आर प्लेसड इन वाटर जो उन्होंने पानी च रखा तो इन्ना फोर्स लगता है हवा च रखा तो इन्ना फोर्स लगता है इत्थे जो एप्सिलॉन W है यह की है यह भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है यह भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ठीक सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हैगी आ किहदी ये पानी दी है ये हैगी आ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर ये हैगी आ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस हुण मैं गल कर रहा कि रिलेटिव परमिटिविटी की चीज़ है तो कित्थों निकल के आती है रिलेटिव मैं कह रहा कि जिहड़ा फोर्स ਉਹੀ दोनों चार्जिस ते हवा विच लग रहा सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਥਰਮੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਏ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਨ 에ਅਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਕਿਹਦਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਰਮੋਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜੋ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਹਵਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹੀ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ F0/FW ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ F0/FW ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, F0 divided by FW सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, की आ जाएगा एप्सिलॉन W by एप्सिलॉन नॉट। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ relative permittivity for water is defined as the ratio of absolute permittivity of water with to the absolute permittivity of air or free space। सो इस तरह आप ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ relative permittivity of water is equal to the force between any two point charges placed at any distance in air to the force between same two point charges placed at same distance in water। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ K ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ K। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ F0 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ FW ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ K ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 80.67। 80.67 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ 81 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ F0/FW ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 81, ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਵਾਟਰ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ 1/81 1/81 ਟਾਈਮਸ F0। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਸ 1/81 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 81ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 1/81 ਮਤਲਬ 81 1/81 ਆਫ ਦਾ F0 ਬਚੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 81 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 81 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 81 ਨਿਊਟਨ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਨਿਊਟਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 162 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 162/81 ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਲਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ 1/81 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 81ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 1/81 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर ਥਰਮੋਕੋਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨ 에ਅਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰਸ ਇਨ ਥਰਮੋਕੋਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਭਰ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ F0/F ਥਰਮੋਕੋਲ। ਇਹ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਕੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਨ ਥਰਮੋਕੋਲ will be equal to 1/k times force in air। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ε0 ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਜਾਂ 에ਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ εw, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ 1/ε 4πε ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਹਵਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਵਾਲਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1/4πε0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਆ, 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ये वैल्यू आ। ये वैल्यू सानू याद भी रहती, सौखी है याद रखनी, 9 ठीक, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ये वैल्यू याद रखनी सौखी है। इसे नूं आपां अप्लाई करिया करांगे। जे किसी होर मीडियम च काम करना है तो तुहानूं आ जिहड़ा काम करना पैंदा है, इहदी जगह कोई सौखा तरीका लभेगा। किवें देखो, ऐ करदा, हुण मैं पानी की गल नहीं करदा, मैं किसी भी मीडियम की गल करदा, जनरल गल करदा। सो फोर्स इन एनी मीडियम, दैन इत्थे एप्साइलन ऑफ दैट मीडियम आएगा। एम का मतलब मीडियम है। हुण जनरल गल हो रही है। हाँ, पर हवा वाला केस आप अलग तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नाल तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ कंपेयर करना होंदा है। सो हुण मैं जे गल करा फोर्स इन मीडियम की आएगा, वो होएगा 1/4 पाई एप्साइलन ऑफ दैट मीडियम, तो Q1 Q2 बाय आर स्केयर। हुण मान लो जेड़े मीडियम च मैं काम कर रहा उस मीडियम का डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैनू पता है, क्योंकि उहदे तो मैनू फायदा होएगा ना। डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उहदा जिहड़ा होएगा वो की हुंदा है, देखो ਇਹਦੀ दो डेफिनेशनस ने। जे दा फोर्स की फॉर्म च करनी गल तो F0 बाय FM हुणी आपां कर रहे सी, तो जे एप्साइलन की फॉर्म च करनी है तो एप्साइलन M बाय एप्साइलन नॉट, ये अपनी इसकी डेफिनेशन है। हुण जिहड़ा एप्साइलन M है वो किहदे बराबर है, वो है K टाइम्स एप्साइलन नॉट। इत्थे पुट कर दो, ये बन जाएगा 1/4 पाई K टाइम्स एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्केयर। तो इत्थों तुसीं 1/K वखरा कर लो, तो आ गया ना 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्केयर। इस तरह जिहड़ा फोर्स इन मीडियम है वो फोर्स इन एयर तो ही डिराइव हो जाता है, बस तुसीं K नाल डिवाइड कर देना है। ठीक, सो अपनी जिहड़ी बेसिक डेफिनेशन है वो भी मतलब बिल्कुल उसदे अकॉर्डिंग ही मैं इहनूं डिराइव किया है। पर फायदा मैनूं यह है कि डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नूं बाहर कढ लिया मैं, तो मैनूं इहदी एप्साइलन M वक्री कैलकुलेट करने की कोई लोड़ नहीं है, ना मैनूं इहदी बारे पता होने की कोई मतलब है कि मैनूं पता ही होवे, कोई जरूरत ही नहीं है उहदी। मैनूं किसी भी मीडियम का डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पता होना चाहिए है, ये सब तो ज़्यादा जरूरी गल है। जे मैनूं वो पता है तो मैं कंपेयर कर सकदा कि किहड़े मीडियम च कोई भी दो चार्ज नूं रखण ते ज़्यादा फोर्स लगता है तो किहड़े मीडियम च घट फोर्स लगता है। एक होर गल रैलेटिव परमिटिविटी जां डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे, क्योंकि जो रैलेटिव परमिटिविटी है या डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये दो एब्सोल्यूट परमिटिविटीज़ का की है रेशो है। उन्होंने जो यूनिट्स ने जो वो एज सच या डायमेंशनस ने वो कैंसल हो जांदियां ने, ये एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी है। ठीक, सो रैलेटिव परमिटिविटी कुछ भी नहीं, जस्ट एक नंबर हुंदा है। जिवें मैं पानी के केस गल की है 80.67, या फिर उन्होंने आप कई बार न्यूमेरिकल वगैरह 81 भी ले लें। ठीक, सो हुण मैं नैक्सट जी गल करदा, हुण आ तुसीं याद रखना है कि डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रैलेटिव परमिटिविटी है, यह एक यूनिटलैस डायमेंशनलैस क्वांटिटी है। पर जी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो यूनिटलैस या डायमेंशनलैस नहीं है। ठीक, तो वो वैल्यू भी मैं थोनों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू शायद दिखाई सी 8.854 × 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स किवें लिखदा मैं, इनू ऊपर ले आऊँगा, फोर्स नीचे रह जाऊँगा, ये ऊपर कूलम है, कूलम स्केयर नीचे मीटर स्केयर पर मीटर स्केयर, तो ये नीचे चले गया पर न्यूटन। ये अपनी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स ते डायमेंशनस ने। सो परमिटिविटी शब्द के पिछे नहीं पैना भी वो पता लग गया, जे अपन समझ लग गई तो अपन उन्होंने ऐ याद रख लीए परमिटिविटी जिथे आया एको ही तरह सोचना शुरू कर देना नहीं। तुसीं देखना है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की गल हो रही है या फिर रैलेटिव परमिटिविटी की गल हो रही है। तो रैलेटिव परमिटिविटी नूं असी डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो ये हर एक मीडियम का अलग अलग हुंदा है। ठीक, अच्छा मैं जो तुहानूं वैसे पूछा हवा की है डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या हवा की रैलेटिव परमिटिविटी की है, क्योंकि देखो तुसीं किसी की भी परमिटिविटी किवें करते हो, जिवें जे रैलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर मैं हुणे लिखी सी, वो हुंदी है परमिटिविटी ऑफ वाटर कंपैरिजन विद परमिटिविटी ऑफ एयर। मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रेशो की फॉर्म च गल कर रहा। वैसे तुसीं लिख सकते हो इनू F0/FW ऑल्सो। ठीक, जिवें मर्जी, दोनों तरह की डेफिनेशन मैं कराई। जे मैं कहां रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मान लो कोई भी प्लास्टिक है, जस्ट मैं ज़्यादा मैंशन नहीं करता कि किहड़ा प्लास्टिक है, फॉर प्लास्टिक तो होएगा परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक
ऑफ एयर या फिर फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन प्लास्टिक। ठीक, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਫॉर एयर, क्योंकि एयर ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ऑफ एयर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कि 1। इसलिए हवा की या फिर फ्री स्पेस की जी रिलेटिव परमिटिविटी है वो वैल्यू कितनी है 1। इसलिए वो क्योंकि हवा नूं हवा नाल कंपेयर करोगे तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 आनी ही सी। एफ की फॉर्म भी करोगे F0 बाय F0 हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। ये तुसीं याद रखना है। तो बाकी सारे मीडियम जिहड़े ने उन्हां दी परमिटिविटी की है फॉर any medium, any other medium greater than 1, मतलब कि बाकी सारे की जी परमिटिविटी है एक तो ज़्यादा ही होएगी, क्योंकि देखो हवा में ही सब तो ज़्यादा फोर्स लगता है, तो उस तो बाद किसी भी मीडियम जाओगे फोर्स घटेगा ही, तो न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर छोटा है उस तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो ग्रेटर दैन 1 आएगा। हवा के केस जो 1 आएगा। वैसे हुण मैं ज़्यादा बैटर गल कर सकता, रिलेटिव परमिटिविटी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इक्वल टू वाला केस हो गया हवा का या फ्री स्पेस का, तो ग्रेटर दैन वाला केस हो गया किसी होर मीडियम के लिए। ठीक, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन का कोई रट्टा मार के है ना आपां नूं कोई गल नहीं समझ लग जाती। तो पिछले लैक्चर में मेरे को समा नहीं सी कहना, मैं ये बारे जस्ट इन्नी की गल की थी कि ये आ डेफिनेशन होंदी है। हुण तुसीं देख सकते हो कि इहदा आपां किवें किवें यूज़ करते हैं, तो ये की मतलब निकलते हैं। ठीक, सो अगला जिहड़ा टॉपिक है मेरा वो है कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। हुणे मैं इस तो पहला तुहाडे नाल कूलम्स लॉ की गल ही कर रहा सी, पर वो स्केलर फॉर्म सी, उहदे विच मैं फोर्स दे कल्ले मैगनीट्यूड के बारे इंटरस्टिड सी, तो वो कितों किहड़े मीडियम ज़्यादा हुंदा है किहड़े मीडियम घट हुंदा है इहदे बारे आपां गल कर रहे सी। हुण मैं कर रहा कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जिवें इहदी डेरीवेशन के बारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होंदे, कई बार किताब में कई तरह इस चीज़ को किया गया होंदा है। सो मैं तुहानूं यही काम कराऊंगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वैक्टर्स। जिमें कि मान लो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं मान लेंदा, ये ओरिजिन है। सो ओरिजिन तो ही असी लोकेट करांगे किसी चीज़ की पोजीशन की है, तो पोजीशन वैक्टर्स की फॉर्म च आपां गल करांगे। मैं मान के चलदा क्योंकि मैं वैक्टर फॉर्म लिखनी है तो मैंने फोर्स की डायरैक्शन नाल दसनी पैनी है। फोर्स की डायरैक्शन दसन लई मैं वैक्टर विच जो कुछ सीखिया है पहला उहदा यूज़ करूँगा। हो सकता +1 च तुसीं वैक्टर्स जो किते सी कुछ गल्लां ते घट ध्यान दिता होना, तो जे आ वाला मेरा लैक्चर तुसीं समझना चाहते हो तो तुहानूं +1 का जिहड़ा वैक्टर्स की इंट्रोडक्शन मैं दी जिथे, तो उत्थे वो जाके जरूर देख लो एक बारी, उहदे नाल थोड़ी ज़्यादा बैटर समझोगे। मैं थोड़ी जी डिस्कशन इत्थे भी करूँगा। सो मान लेंदे आ सिंपल जी गल है भी दो चार्ज ने कोई भी Q1 ते Q2, वो किते भी हो सकते हैं। सो दो चार्ज इत्थे हो सकते हैं, इत्थे हो सकते हैं, इत्थे हो सकते हैं। सो ज़्यादा बैटर डायग्राम भी अपना नीट एंड क्लीन बने। मैं इत्थे दो चार्ज ले लेना, मान लो आ एक चार्ज इत्थे एक चार्ज इत्थे है। ठीक, सो आ मान लो चार्ज है Q1 तो इत्थे मान लो चार्ज है Q2। समझण लई गल नूं आपां मान लैंदे कि Q1 ते Q2 दोनों चार्ज इत्थे पॉजिटिव ने। सो इन्हां च जिहड़ा रिपल्शन का फोर्स मैं तुहानूं शो करूँगा इत्थे। हुण इत्थे की है कि दोनों चार्जिस की कोई ना कोई पोजीशन होएगी, तो पोजीशन वैक्टर मैं शो कर दूँ पहला। सो पोजीशन वैक्टर की हुंदा है किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन तो लैके उस पोजीशन तक। सो आ अपना है पोजीशन वैक्टर ऑफ द फर्स्ट वैक्टर इत्थे तक, तो इसका नाम आप रख दें R1 वैक्टर। जिहड़ा Q2 चार्ज है उसका भी एक पोजीशन वैक्टर होएगा, तो इसका नाम मैं रख देना R2 वैक्टर। ठीक, इस तो अलावा हुण मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैनू सिर्फ ये पता कि वो Q1 चार्ज पिया वो Q2 चार्ज पिया। हुण बाकी सारी जानकारी जो भी मैं इन्हां विचों ही कढ़नी है, विआ दो चार्ज पे ने इत्थे इत्थे पे ने, हुण तुसीं दसो कितना फोर्स लगेगा। पर फोर्स के बारे दसनी है जिहड़ी जानकारी वो वैक्टर फॉर्म च होनी चाहिए है। कहने का भाव यह आ कि फोर्स का मैगनीट्यूड तो डायरैक्शन दोनों बारे गल करनी है। वो गल करने मैं ये सोचता पहला मैं कुछ नोटेशनस जिहड़ियां मैं इत्थे यूज़ करनी है मैं उहदे बारे गल करना तुहाडे नाल। ठीक, अच्छा मैनू किहड़ी चीज़ की लोड़ पेगी, एक तो मैनू Q1 तो Q2 विच डिस्टेंस कितना है वो लोड़ पेगी, क्योंकि मैं करदा ना 1/4πε0। अच्छा मान के चलते हैं इत्थे एयर विच ही काम कर रहे हैं आपां। ठीक है, ये बारे भी आपां थोड़ा होना रही ε0 यूज़ कर लांगे आपां इत्थे। तो इन्हां दोनों विच जिहड़ा डिस्टेंस है उसकी मैनू लोड़ है।
क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर की हुंदा उत्थे डिस्टेंस हुंदा है। हुण पर वैक्टर फॉर्म 'ਚ सानूं एक गल का ख्याल रखना पैना कि डिस्टेंस किहड़ा मैं की Q1 तो Q2 वाले पासे जाऊँगा या Q2 तो Q1 वाले पासे जाऊँगा। तो तुहानूं पता कि डिस्टेंस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे तुसीं Q1 तो Q2 तक दा डिस्टेंस माप लो उत्थों रख के इंची टेप या फिर जो भी है, तो चाहे तुसीं Q2 तो Q1 तक दा माप लो, मापना तो सीधी लाइन विच ही है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पेगा। सो मैं करदा नोटेशन दिंदा फोर्सिस दी पहलां तां कि F12 जिहड़ा फोर्स है वो की होएगा। तो ये नोटेशनस ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ यूज़ कीतियां सी कई बारी अपने +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लगभग इदां दी नोटेशन ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ। F12 ਦਾ मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। सो Q1 चार्ज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फोर्स लगेगा Q2 चार्ज ਦੇ करके वो होएगा अपना F12 ਤੇ F21 की होएगा देखो होएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सो फोर्स तो दो ने हुण, क्योंकि मैं तो कह रहा कूलम्स लाइन वैक्टर फॉर्म उत्थे मैं कला F लिख के सार लंदा सी, क्योंकि मैं कहता जिहड़ा फोर्स लग रहा दोनों च, हुण फोर्स तो दो ने ना, एक Q1 नूं लग रहा Q2 दे करके, एक Q2 नूं लग रहा Q1 दे करके, ये म्यूचुअल है ना इस तरह का इंटरैक्शन। जी मैनूं इन्हां दोनों चों किसी एक बारे गल करनी चाहिए सब तो पहला। सो ये मैं अपना चूज़ कर सकदा कि मैं किहदे बारे गल करा। Q1 नूं फोर्स मैं शो कर सकदा वां या Q2 नूं शो कर सकदा फोर्स किधर नूं लगेगा किधर। डायग्राम मैनूं बनाउण लई उपर थोड़ा जगह आ घट बची हुई है, मैं नीचे नूं कर दिंदा। कहण दा मतलब मैं Q2 दे उपर फोर्स शो कर दिंदा, Q1 दे करके Q2 नूं जिहड़ा फोर्स लगेगा किधर नूं लगेगा, वो इधर नूं लगेगा देखो, है ना, क्योंकि वो रिपल्शन का फोर्स है ना, वो रिपेल करेगा। Q1 की करेगा Q2 नूं दूर सुटेगा, तो ऑब्वियसली रिपल्शन का जो फोर्स है वो इस डायरैक्शन च लगेगा। ये अपना फोर्स है जिहड़ा एक्ट करेगा Q2 के उपर। तो इस फोर्स का नाम की रखा मैं F21। सो असल में की है F21 वैक्टर, ठीक। क्योंकि हुण मैनूं पता कि मैं आह वाले फोर्स नूं पहलां लिखण जा रहा इत्थे इहदा एक्सप्रैशन। सो डिस्टेंस वाला जिहड़ा इत्थे वैक्टर बनाना मैं Q1 तो Q2 वाल नूं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ਉਹਦੀ डायरैक्शन लिखण दे लई मैनूं इत्थों हिंट मिल जाएगा, वो होएगा इसे डायरैक्शन च मैं शो करदा इहनूं इत्थे तक डिस्टेंस। ये जिहड़ा वैक्टर है इहनूं मैं कह दिंदा R12 वैक्टर। R12 मतलब 1 तो लैके 2 तक, पहली पोजीशन Q1 तो लैके Q2 तक जिहड़ा वैक्टर है वो R12 वैक्टर है। ये R12 वैक्टर कैलकुलेट करांगे आपां, देखांगे कि की आंदा है। अच्छा थोनों मैं पहला F21 दे आपां ओहदी गल करिए मैगनीट्यूड दी, ठीक। उस तो पहला इनू कैलकुलेट कर लिया जाए कि कितना है। R12 तो सिर्फ एक नोटेशन आ, सिर्फ नोटेट किया मैं R12 मतलब 1 तो लैके 2 तक, पर है कितना ये तो नहीं दस्सिया मैं। ये मैनू पता लगेगा R1 ते R2 तो, क्योंकि मैनू पोजीशनस गिवन हैगियां ने, इत्थे मैं मान के चल रहा। सो तुसीं इत्थे देखो ये 3 वैक्टर्स नू देखो, पहला एक R1 वैक्टर, R12 वैक्टर ते R2 वैक्टर। इन्हां तीनों वैक्टर्स नू देख के की तुहानू याद आ रहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। तुहानू मैं वैक्टर्स ऐड करने सिखाए सी जदों अपने +1 के लैक्चर्स तुसीं देख सकते हैं द्वारा। देखो आ पहला A वैक्टर बन गया, इत्थों इत्थे तक गया, B वैक्टर इत्थों इत्थे तक आया, तो जिहड़ा इन्हां दोनों नू जोड़ के वैक्टर हुंदा वो आ रिजल्टेंट R2, ठीक। उत्थे तुसीं ऐ करदे जे मान लो आ A वैक्टर है तो इह प्लस करना है B वैक्टर, तुसीं करदे सी A वैक्टर लिखिया जिथे खत्म उत्थों B वैक्टर लिखता, फिर आ हुंदा सी रिजल्टेंट तो आ हुंदा सी A+B। बिल्कुल इस तरह ही इत्थे एक वैक्टर जिहड़ा है वो पहला R1 वैक्टर है इधरों इधर नूं प्लस ये जिहड़ा R12 वैक्टर है, ठीक, R12 वैक्टर तो इनू मिला के की बन गया जो रिजल्टेंट है अपना वो है R2 वैक्टर, ठीक। सो ये R12 वैक्टर की आया R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, ये अपना आ गया R12 वैक्टर। सो इत्थे मैं लिख दिंदा इनू ए वैक्टर असल विच की आया R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। एक गल प्लेन च हो रही है पर बेसिकली तुसीं समझदे हो तो तुसीं +1 च भी कीता सी कि कोई भी डिसप्लेसमेंट जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कुछ भी नहीं है, R2 की फाइनल पोजीशन आ
तो R1 की इनिशियल पोजीशन। सो अपना आ गया वैक्टर। ठीक, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड होएगा वही अपनी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 होएगा। सो हुण मैं गल कर रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, R2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R1 ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, R2 ਮਾਈਨਸ R1। ਹੁਣ मैं असल में डायरेक्शन से ज़्यादा काम कर रहा, जो मैं लिखूँगा कूलम्स लॉ लगाऊंगा अप्लाई करूँगा तो कुछ रह नहीं आना, ये 2 स्टैप 'ਚ हो जाना सारा काम। सो इस गल समझ लो कि दोनों की फोर्सिस का मैं नाम लिया पहला था, F21 मैं ड्रॉ किया गला, F21 ही लिखन जा रहा, इनू लिखन जा रहा तो मैं ए वाला डिस्टेंस यूज़ कर रहा कि R1 तो R2 ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੀ डायरेक्शन 'ਚ, क्योंकि इतों ही मैनू फोर्स की डायरेक्शन पता लगेगी भी की है। ठीक, हुण मैं गल करदा नैक्सट। देखो ये तुहानूं पता लग गया, तुसीं लिख लिया होना R12 इक्वल टू R2 माइनस R1। एक नवीं गल हो रहा है कि जे कोई ए वैक्टर हुंदा सी आपां किवें लिखदे सी, ए इंटू ए कैप, तो किसी भी वैक्टर की आ की है, ये यूनिट वैक्टर हुंदा है, उसकी डायरेक्शन, तो ए की हुंदा है उसदा मैग्नीट्यूड। सो वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो जे कल्ली डायरेक्शन ही पता करनी होवे, वो हुंदा सी किसी वैक्टर नूं तुसीं उहदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दो, तो ए कैप जिहड़ा है ये उस वैक्टर की डायरेक्शन दे विच यूनिट वैक्टर आंदा सी। हुण इत्थे जे मैं इहदा पता करना होवे इस डायरेक्शन दे विच यूनिट वैक्टर, यूनिट मतलब एक यूनिट मान लो यूनिट लेंथ है ना, तो यूनिट इत्थे तो लैके इन्ना कुछ होएगा यूनिट वैक्टर। ठीक, तो वो वैक्टर होएगा R12 कैप। ठीक, हुण जो R12 कैप होएगा जिसकी डायरेक्शन है वो की होएगा R12 वैक्टर डिवाइडेड बाय R12 वैक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, कोई भी वैक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। R12 की है R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। याद रखना मैग्नीट्यूड सिर्फ नीचे लिखना है। R12 कैप मतलब ये बन गया आ वाला इस डायरेक्शन दे विच यूनिट वैक्टर। हुण इहनूं यूज़ करके मैं फोर्स लिखने की कोशिश करदा, देखो किवें। ते फोर्स मैं किहड़ा लिख रहा, F21। ठीक, F21 किहदे बराबर होएगा हुण, सब तो पहला मैग्नीट्यूड, ते उस तो बाद नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे इहदी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय की हुंदा सी इत्थे आर स्केयर हुंदा सी ना डिस्टेंस, पर डिस्टेंस जिहड़ा है मैं कैलकुलेट किवें कीता वो R12 किया मैं उन्होंने। तो डिस्टेंस का जिहड़ा मैग्नीट्यूड है आ देखो, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 कितना है, R2 माइनस R1 वैक्टर जिहड़ा की है R12 ही है उसदा मॉड। सो मैं लिख देना इत्थे R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर मॉड इहदा की आएगा स्केयर। सो ए आ गया मैग्नीट्यूड। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मॉड स्केयर। ते नाल मल्टीप्लाई की करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन की होंदी है यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर की है, यूनिट वैक्टर आ रहा R12 कैप हुणे कैलकुलेट किया मैं, तो उस आ फोर्स है मैग्नीट्यूड लिखे डायरेक्शन आप नहीं लगावांगे अपन नाल इस डायरेक्शन च। तो लिख दो इत्थे ये बनेगा R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर ब्रैकेट, ये मॉड नहीं पाया मैं, जस्ट ब्रैकेट पाइए, डिवाइडेड बाय R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर दा मॉड। ये डायरेक्शन दे करके आया आ। हुण इहनूं सम अप करो, देखो की बनेगा ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर मॉड ए बन गया क्यूब, इन्होंने मल्टीप्लाई करता मैग्नीट्यूड ही नहीं था, तो ऊपर आ गया R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। ये केड़ा फोर्स आया F21 वैक्टर, ये अपना आ गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो जे इस तरह मैं करना हो कैलकुलेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2,
ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ 1 ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ 2 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ F12। ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ R21। ਇਹ R21 ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ R21 ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਕੀ, R1 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R2 ਵੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ R1 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ R2 ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਓਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ R1 ਮਾਈਨਸ R2 ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R1 ਤੇ R2 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ F12 ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट, ਫਿਰ वही Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 क्यूब एंड R1 माइनस R2, ये ब्रैकेट लिखती मैं, ठीक। सो दिस इज F12, दिस इज F12, दिस इज F21। इसनों कहते ने कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। तो जे तुहानूं पेपर 'च आ गया भी डिराइव कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म, तो तुसीं आ कर देना है। जे आ गया डिराइव कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वैक्टर्स, तो भी वो आही है। सो वैक्टर फॉर्म भी है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वैक्टर भी है। इस तो इलावा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ F12 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ F21। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 21 ਹੈ ਤਾਂ R2 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, R1 ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਹੈ ਤਾਂ R1 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, R2 ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੂਲਮਸ ਲਾਈਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਅਗਲਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਵਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ख़त्म कर दूँगा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੂਲਮਸ ਲਾਈਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।